हेलो स्टूडेंट्स। आपका आज की क्लास में केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों का जो टॉपिक हम लोगों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है ये, जिसमें हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। शुरुआत का मतलब आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD हम लोग यहाँ से सीखेंगे। बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपने इस बेसिक प्रिंसिपल्स को सीख लिया तो आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी समझ में आएगी। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरे सीरीज़ को, जिसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे, इस पूरी सीरीज़ को आप ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए और बार बार रिवाइज करिए, रिकॉल कीजिए, तो आपको ये चीज़ें आने लगेंगी। बच्चों, मैं टॉपिक को आगे पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। बच्चों, हमारे पास एक निश्चित समय सीमा है, जिस समय सीमा में हम लोगों को ये टॉपिक कवर करना है। तो मैं आपको जो डिलीवर करूँगा वो इस हिसाब से डिलीवर करूँगा कि जो समय सीमा हम लोगों को दी गई है, हम उस समय सीमा में अपने इस टॉपिक को पढ़ा पाएँ, कवर कर पाएँ। दूसरी चीज़ क्या है, हम सारा टॉपिक कवर कर पाएँ। अब सारा टॉपिक अगर मैं एक-एक चीज़ को लिख-लिख करके पढ़ाऊँगा, तो एक तो ये समय भी बहुत सारा लगाएगा, और समय के साथ-साथ निर्धारित समय सीमा में हमारा ये पूरा भी नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी-अच्छी स्लाइड्स यहाँ पर रखी हुई हैं। आप केवल उन स्लाइड्स को ऑब्ज़र्व करो, जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी, वहाँ मैं ज़रूर समझाऊँगा, और जहाँ पर मैं केवल सम दिखा करके आपको आगे विजुअलाइज़ करा के आगे निकल जाऊँगा, तो मैं वहाँ पर भी आपको इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर इस पूरी टॉपिक में मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी कराऊँगा, जो क्वेश्चंस नॉर्मल टॉपिक पर बेस्ड होंगे। साथ ही साथ मैं उन क्वेश्चंस को भी कवर करूँगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, जेईई नीट में खूब पूछे गए हैं। मैं उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बच्चों, आई थिंक आप मेरी प्लानिंग को समझ गए होंगे, और इस प्लानिंग को आइए हम सभी लोग एग्जीक्यूट करते हैं और टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स, हिंदी में अगर हम बोलें तो उसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का मतलब आप सभी को पता है, कार्बन की केमिस्ट्री। अब आपसे कहा जाए भाई, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 115 एलिमेंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। तो हम 115 एलिमेंट्स में कार्बन की केमिस्ट्री को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? भाई, कार्बन की केमिस्ट्री में ऐसा क्या है कि हम कार्बन की केमिस्ट्री को अलग से पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से पढ़ते हैं? तो उसका सीधा सा आंसर है, कार्बन का एक गुण होता है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके श्रृंखला का निर्माण करता है, और कोई भी तत्व कार्बन की तरह इतनी सारी श्रृंखलाओं का निर्माण नहीं करता है। कार्बन के लाखों यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन एक दो चैप्टरों में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूरी की पूरी ब्रांच की ज़रूरत होती है, और इसलिए हम कार्बन की केमिस्ट्री को अलग से पढ़ते हैं, और उस केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। अब जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रकृति में दिखाई देते हैं, कार्बनिक यौगिक जो हमें प्रकृति में मिलते हैं, हम उनको किस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, हम उसे किस प्रकार से बांट सकते हैं, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बांटने का एक फ्लो शीट हमने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया है। आप ध्यान से देखें। देखो बच्चों, हमारा टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे बांटा है। लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज पर चार्ट गिवन बिलो। हमने चार्ट के अनुसार हमने उसको भागों में बांटा है। देखो, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
उसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग हमारा है जिसको हमने बोला है एसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखो हमारा टॉपिक है मतलब पहला डिवीजन है एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें रिंग नहीं होती है, चेन टाइप की होती है, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, 5 कार्बन की, 9 कार्बन की। अगर हमें ओपन चेन कंपाउंड्स मिलते हैं तो ओपन चेन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरे होते हैं जिसमें रिंग पाई जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिसमें रिंग मिलेगी वो साइक्लिक, जिसमें रिंग नहीं मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड। अब जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, होमोसाइक्लिक ये लिखा हुआ है और हेट्रोसाइक्लिक ये लिखा हुआ है। होमोसाइक्लिक का मतलब हुआ कि जो हमारे पास रिंग है उसमें एक ही तरह के एटम मौजूद है। कार्बन की रिंग है तो कार्बन 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 ही उसमें मौजूद होगा, कोई भी एक्स्ट्रा एटम उसमें मौजूद नहीं होगा। ऐसी रिंग को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन की रिंग है, इसको हम साइक्लोब्यूटेन कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। तो ये हमारी रिंग हमें दिख रही है जिसमें एक ही तरह के कार्बन मौजूद हैं। एक ही तरह के कार्बन का मतलब केवल कार्बन ही कार्बन मौजूद है, इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम फिर से दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। ठीक है, ये ध्यान से समझना बच्चों, ये है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब होता है ओपन चेन। ओपन चेन में एल्केन भी होते हैं, एल्कीन भी होते हैं, एल्काइन भी होते हैं, हेलो एल्केन भी होते हैं, एमीन भी होते हैं, एल्कोहल भी होते हैं। जितने भी चैप्टर्स हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उन सारे चैप्टर्स में हम ओपन चेन स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जिसमें भी आपको खुली श्रृंखला यौगिक आपको दिखाई दें वो सारे के सारे क्या होते हैं, एसाइक्लिक। और जिसमें भी रिंग दिखाई दे वो साइक्लिक। साइक्लिक में अगर सारे के सारे एक ही तरह के कार्बन ही कार्बन मौजूद है, कोई अदर हेट्रो एटम मौजूद नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एरोमेटिक, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। जो एरोमेटिक होते हैं वो भी दो भागों में बांटे जाते हैं, एक जिसमें बेंजीन मौजूद हो उसको हम बोलते हैं बेंजीनॉइड, और दूसरा बेंजीन ना हो और उसके बावजूद भी वो एरोमेटिक हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनॉइड। बच्चों इस पूरे टॉपिक के बारे में हम काफ़ी विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, काफ़ी विस्तार से हम आपको इसको डिस्कस करेंगे। मगर अभी चूंकि डिवीज़न है, चूंकि हम वर्गीकरण सीख रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि जो होमोसाइक्लिक टाइप के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, एरोमेटिक और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स में दो डिविजन्स होते हैं। अगर बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर है तो उसको बोलते हैं बेंजीनॉइड, और अगर बेंजीन नहीं है और उसके बावजूद भी वो एरोमेटिक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड के एग्जाम्पल में बेंजीन इटसेल्फ है और नेफ्थलीन इसका दूसरा एग्जाम्पल है। आप एंथ्रासीन भी इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जोड़ सकते हो। नॉन बेंजीनॉइड में आपने देखो लिखा हुआ है साइक्लोप्रोपेलियम कैटाइन। तो ये हमारा नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स है, और भी बहुत सारे नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स मैं आपको डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल और एरोमेटिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांटते हैं, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। और जो एलिसाइक्लिक हैं जिसको हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, उसमें कार्बन ही कार्बन की चेन रहती है, कोई भी हेट्रो एटम मौजूद नहीं होता है। अब अगर हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक के बाद दूसरे टाइप की, जिसमें हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब है हटकर। अगर कार्बन की चेन है तो उसमें बीच में ऑक्सीजन आ गया, कार्बन की चेन का मतलब कार्बन की रिंग है तो बीच में नाइट्रोजन आ गया या बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो जब हेट्रो एटम उस रिंग में आ जाता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये भी दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में देखो हमारे पास मौजूद है पायरोल है, फ्यूरोन है, थायोफीन है।
ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में ये देखो आपने लिखा है THF, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो बच्चों आपको कंफ्यूज होने की नंबर 1 ज़रूरत नहीं है। शुरुआत चल रही है, हमने आपको बहुत सीधी सीधी बातें बताई हैं कि कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। कार्बन कार्बन के साथ कनेक्ट होकर के लंबी लंबी चेन्स का निर्माण कर लेता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, जिस कारण कार्बन के लाखों यौगिक लाखों कंपाउंड्स जो है वो नेचर में मिलते हैं। और इन लाखों कंपाउंड्स की स्टडी 1-2 चैप्टर में नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने एक अलग ही ब्रांच बना के रखी है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं उन कार्बन के कंपाउंड्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हम कहते हैं हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं एसाइक्लिक और दूसरा होता है साइक्लिक, जिसमें रिंग नहीं होगी, खुली श्रृंखला होगी, ओपन चेन होगी। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 10 कार्बन, 15 कार्बन अगर खुली श्रृंखला ओपन चेन के फॉर्म में रहेगा तो उसको बोलते हैं एसाइक्लिक, और अगर रिंग मिल गई तो उसको बोलते हैं साइक्लिक। अब जो एसाइक्लिक होते हैं, एसाइक्लिक में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, उसके बाद एल्कोहल और उसके बाद ईथर और तमाम सारे कंपाउंड्स जिसमें रिंग नहीं होगी वो सब क्या होंगे, एसाइक्लिक होंगे। अब जो साइक्लिक होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो जो रिंग बनी है उसमें कार्बन ही कार्बन हो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक, और या फिर कार्बन कार्बन की रिंग तो बनी हो मगर उसमें एक आध हेट्रो एटम आ जाए। हेट्रो एटम का मतलब ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, कोई भी हेट्रो एटम आ सकता है, सल्फर आ जाए। तो इस तरह से अगर हेट्रो एटम रिंग में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भी 2 तरह का होता है, एक होता है एरोमेटिक, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। इसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक भी 2 तरह का होता है, एक होता है एरोमेटिक, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इनके बारे में काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि जो हकल्स रूल्स का जो फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। और भी काफ़ी सारी बातें बताने के लिए है, हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हमने यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स को, जो होमोसाइक्लिक था उनमें से जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे उनको 2 भागों में बांटा था। एक जिसमें बेंजीन पाई जाए उसको बोलते हैं बेंजीनॉइड, और एक दूसरे जिसमें बेंजीन ना हो उसको क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके बाद एलिसाइक्लिक जो होते हैं उसमें अगर होमोसाइक्लिक की बात करें तो कार्बन ही कार्बन मौजूद रहता है। इसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक में आपको बताया एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफीन। और एलिसाइक्लिक का उदाहरण कई सारा हो सकता है, फिलहाल ये जो कंपाउंड लिखा है इसका नाम होता है THF, दैट इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये इसका नाम है। ये इसका छोटा सा वर्गीकरण है कि हम लोगों ने किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने तरह से डिवाइड किया हुआ है, कितने तरह से हमने इसको वर्गीकृत किया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और हम वहां पर बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब बच्चों आप लोग खुद से बताओ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन तो जानते ही हो कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ओनली प्रेजेंट हो, इसके अलावा कोई और एटम इसमें प्रेजेंट ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अब जब हम हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो देखो बच्चों 2 तरह का क्लासिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला होता है एसाइक्लिक और दूसरा होता है साइक्लिक। जिसमें रिंग होगी वो साइक्लिक, जिसमें रिंग नहीं होगी वो एसाइक्लिक। एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्केन्स, जिसको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, इसको हम बोलते हैं एल्केन्स। एल्केन्स का मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं एल्केन्स। और एल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं, और जो पैराफिन्स होते हैं
उनका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ कि अगर हाइड्रोकार्बन है और उसमें कार्बन कार्बन के बीच में इधर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है या दोनों हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे एल्काइन, और सिंपल एल्कीन दैट मीन्स ऐसी एल्कीन जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, उस एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। ये फॉर्मूला किसका होता है, एल्कीन का। और एल्कीन भी कौन सी, सिंपल एल्कीन। सिंपल एल्कीन का मतलब जिसमें एक डबल बॉन्ड हो। और दूसरा होता है एल्काइन। एल्काइन का मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। और सिंपल एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2। इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। तो बच्चों आपने देखा कि हमारे पास जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स थे वो दो भागों में हमने उसको क्लासिफाई किया, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए इसको हम एल्केन या फिर पैराफिन्स भी कहते हैं, और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मीन्स अनसैचुरेशन हो तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्कीन और एल्काइन में क्लासिफाई करते हैं। सिंपल एल्कीन मतलब जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो मीन सिंपल एल्काइन हो तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब हम बात करते हैं साइक्लिक की। तो साइक्लिक कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, या कहें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, साथ ही साथ उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर हो। अब कहोगे सर ये एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, वेट करो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम साइक्लिक को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक साइक्लिक तो होता है बट उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स तो हैं, साइक्लिक भी है, बट इसमें स्पेशल कैरेक्टर होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। ये एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। तो फिलहाल दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उन्हें हम कितने भागों में क्लासिफाई करते हैं। ये चीज़ आपको बढ़िया तरीके से उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग आगे की तरफ नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और आगे सीखते हैं। बच्चों जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें तीन टर्म बड़ा परेशान करते हैं। एक होता है एन जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, दूसरा होता है आइसो, और तीसरा होता है नियो। ये तीन टर्म होते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो। और एक और टर्म दिखाई पड़ता है जिसको हम SEC बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी, और कभी कभी टी लिखा रहता है तो इसको बोलते हैं टर्शियरी। तो बच्चों ये कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स को हमें सीखना चाहिए। इन टर्म्स को मैं एक एक करके सिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखो, खुद ही सीख जाओगे। देखो लिखा है, हमारी हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ एन दैट मीन्स नॉर्मल, आइसो एंड नियो एल्केन्स। नॉर्मल, आइसो और नियो एल्केन्स का क्या मीनिंग होता है, हमें वो चीज़ सीखनी है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एल्केन की। नॉर्मल एल्केन का मतलब सीधी चेन हो, उसमें कोई भी साइड चेन ना हो, सीधी चेन हो। 4 कार्बन की चेन है सीधी तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। 5 कार्बन की सीधी चेन है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन। 6 कार्बन की सीधी चेन है तो क्या बोल देंगे, नॉर्मल हेक्सेन। सीधी चेन होनी चाहिए, कोई भी साइड चेन उसमें नहीं होनी चाहिए, तो उसको उसके आगे हम सफिक्स लगाते हैं एन। एन को बोलते हैं नॉर्मल। क्लियर। तो देखो बच्चों लिखा है एल्केन्स हैविंग सी सिंगल बॉन्ड सी स्ट्रेट चेन हैविंग ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन। अब बच्चों एक नई चीज आपके दिमाग में आ रही है, सर ये 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, हम अगली स्लाइड में उसको सीखेंगे। बट फिलहाल आप सीधा समझो कि अगर हम हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर बनाएं और उसमें सीधी चेन बन जाए तो वो जो सीधी चेन बनती है वही कहलाती है नॉर्मल चेन, या उसी को बोलते हैं नॉर्मल। देखो यहाँ कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो उसको क्या बोलेंगे, एन पेंटेन। ठीक है।
अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं आइसो। लिखा है एल्केन्स हैविंग वन टाइम ब्रांचिंग ऑफ मेथिल ग्रुप एट सेकेंड लास्ट कार्बन ओनली। तो बच्चों देखो, यहां से इतना ग्रुप देखो, ये जो ग्रुप आपने सर्किल किया हुआ है, ये ग्रुप अगर आपको कहीं दिख जाए तो इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो। ध्यान से समझना। ये देखो, हमारे पास कार्बन की चेन है, ये देखो हमारे पास कार्बन की चेन है। अब कार्बन की चेन तो कितनी भी लंबी हो सकती है, 2 कार्बन की हो सकती है, 3 कार्बन की हो सकती है, 4 कार्बन की हो सकती है, 5 कार्बन की हो सकती है, 10 कार्बन की हो सकती है। तो कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो, उसमें से लास्ट से दूसरा कार्बन, लास्ट मतलब ये हो गया। अब आप खुद देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो लास्ट से पहले वाला मतलब पांचवा नहीं, चौथे कार्बन पर अगर हम मैथिल लगा देंगे तो बच्चों आप बताओ इतने ग्रुप को क्या बोलेंगे, इतने ग्रुप को बोलेंगे आइसो। इसको क्या बोलेंगे, आइसो। अब आइसो के आगे टोटल कार्बन गिनते हैं, तो आप बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और ये आइसो की कंडीशन पूरी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। मान लो हम आपसे कहते इसका फॉर्मूला क्या, इसका नाम क्या होगा, तो आप कहते इसमें आइसो की कंडीशन पूरी हो रही है और इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो इसको क्या बोलते, आइसोहेक्सेन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोहेक्सेन। तो चेन में जो सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर उस पर मैथिल ग्रुप लगा हो तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम आइसो से इंडिकेट करते हैं, और आइसो के आगे जो नाम लिखा जाता है उसमें टोटल कार्बन देखे जाते हैं इंक्लूडिंग ब्रांचेस। ठीक है, तो बच्चों देखो लिखा है एल्केन्स हैविंग वन टाइम ब्रांचिंग। ध्यान से समझना बच्चों, और ज्यादा ब्रांच नहीं होनी चाहिए, एक ही टाइम ब्रांच होनी चाहिए। एल्केन्स हैविंग वन टाइम ब्रांचिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप एट सेकेंड लास्ट कार्बन ओनली, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आइसो। अब एक नया टर्म आ गया है नियो। तो नियो में क्या होता है, देखो एल्केन्स हैविंग टू टाइम ब्रांचिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप एट सेकेंड लास्ट कार्बन ओनली। तो ध्यान से समझना बच्चों, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है। हमारे पास मान लिया 5 कार्बन की चेन है। अब उस 5 कार्बन की चेन में लास्ट से दूसरा कार्बन मींस पांचवा नहीं, चौथा, इस पर अगर हम 2 मैथिल लगा दें, एक मैथिल और एक और मैथिल, तो इतने को हम क्या बोलते हैं, इतने को बोलते हैं नियो। इस ग्रुप का नाम होता है नियो। अब नियो के आगे टोटल कार्बन गिनते हैं, जैसे आप देखो इस इतने को क्या बोलेंगे, नियो। अब नियो में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और इसको मिला लो तो 5, टोटल 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। दिस इज नॉट IUPAC नेम, दिस इज कॉमन नेम, तो इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। और मान लो अगर हमारे ये स्ट्रक्चर होता तो कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन, तो इसको क्या बोलते हैं, नियोहेप्टेन। तो दैट मीन्स आपको नॉर्मल का मतलब समझ में आ गया होगा, आइसो का मतलब समझ में आ गया होगा, और नियो का मतलब समझ में आ गया होगा। सीधी चेन होगी तो नॉर्मल, लास्ट से दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अगर ब्रांच बनाता है, केवल एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो। और अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप लगाकर हम ब्रांचिंग बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नियो। उसको हम क्या बोलते हैं, नियो। तो आई थिंक आपको नॉर्मल, आइसो और नियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। बच्चों एक मैंने टॉपिक और इसमें कवर करना था, सेकेंडरी और टर्सरी, आगे की स्लाइड्स में हम इसको कवर करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमारा है नेक्स्ट, देखो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एंड देयर हाइड्रोजन। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्शियरी कार्बन क्या होता है, और पूछा जाता है कितने प्राइमरी हाइड्रोजन हैं, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन हैं, कितने टर्शियरी हाइड्रोजन हैं, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव है। तमाम सारी चीज़ें आपको बार बार इस केमिस्ट्री में सुनने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग यही पहचानते हैं
कि क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है सेकेंडरी और क्या होता है टर्शियरी। तो आप पहले ये समझो। देखो बच्चों, हमारे पास एक कार्बन की चेन हमने आपको बना करके दिखा दी। ये हमने कार्बन की चेन बना करके आपको दिखा दी। तो बच्चों आप खुद से देखो, आप अगर हम आपसे बोले कि इस CH3 के बारे में आपका क्या सोचना है, तो आपने बोला अरे सर CH3 है और इस CH3 के चारों तरफ केवल और केवल एक ग्रुप मौजूद है। मतलब अगर किसी कार्बन के केवल एक तरफ एल्किल ग्रुप रहता है, देखो ये एक कार्बन है, CH3 है, हम इस पर्टिकुलर कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इस कार्बन से केवल एक तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम लोग कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी को बोलते हैं 1 डिग्री। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। अब अगर हम आपसे बात करें कि चलो कोई बात नहीं, आपको प्राइमरी तो समझ में आ गया है, आप हमें बताओ इसके बारे में। हम आपसे पूछे इसके बारे में बताओ, ये जो लिखा है ना, CH2, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? तो आपने कहा इस CH2 के पास एक तरफ तो था ये वाला ग्रुप और इस CH2 के पास दूसरा ग्रुप ये है। तो आप खुद से देखो, ये जो CH2 है, मतलब ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये दो तरफ से एल्किल ग्रुप से कवर्ड है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दो तरफ से एल्किल ग्रुप से कवर्ड है। सो दिस कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी, और सेकेंडरी को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। तो ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा है? 2 डिग्री है। अब अगर हम बात करें कि चलो ठीक है 2 डिग्री भी समझ में आ गया, अब आपसे कहें कि चलो बच्चों अब बताओ इस वाले कार्बन के बारे में आपका क्या सोचना है, इस कार्बन के बारे में। तो आप कहोगे सर इसके एक तरफ है, इसके तो दूसरी तरफ भी है और इसके तो तीसरे तरफ भी है, तीन तरफ से कार्बन अटैच्ड हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर कार्बन को हम क्या बोलेंगे? तृतीयक, जिसको बोलेंगे 3 डिग्री। तो बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री आपको समझ में आ गया। अब हम आपसे पूछे कि चलो बच्चों इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तो आप कहोगे सर इस वाले कार्बन के पास तो केवल एक ही तरफ ग्रुप है, ये बड़ा सा ग्रुप केवल एक ही तरफ है, तो ये वाला कौन सा हो गया? तो कहोगे सर ये हो गया प्राथमिक, मीन्स 1 डिग्री। और अगर हम आपसे पूछें चलो बच्चों इसके बारे में और बता दो, तो कहोगे सर इस पर्टिकुलर कार्बन के पास ये बड़ा सा ग्रुप है जो कवर किया हुआ है, ये बड़ा सा ग्रुप है, मगर है तो एक ही तरफ, तो ये वाला कार्बन भी कौन सा हो गया? ये वाला कार्बन भी कौन सा हो गया? 1 डिग्री। तो आप बताओ बच्चों, आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे? जब किसी कार्बन के एक तरफ एल्किल ग्रुप होता है तब हम उसको बोलते हैं प्राइमरी। जब किसी कार्बन के दो तरफ एल्किल ग्रुप होते हैं तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री, और जब किसी कार्बन के 3 तरफ एल्किल ग्रुप होते हैं तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री को बोलते हैं टर्सरी या हिंदी में बोलते हैं तृतीयक, 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी या हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक, और 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक। तो आई थिंक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन पहचानने आपको आ गए। अब उस प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन पर जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं वही कहलाते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे हमने ये एक संरचना बना करके रखी हुई है, अगर हम आपसे पूछते कि बच्चों बताओ इसमें कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन हैं, तो आप कहोगे सर ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, तो 3 हाइड्रोजन ये, 3 ये और 3 ये, टोटल 9 हाइड्रोजन है जो 1 डिग्री है। हम आपसे पूछते कि चलो बच्चों बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसमें तो एक ही कार्बन है जो 2 डिग्री है, उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। हम आपसे पूछते हैं कि चलो बच्चों बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो एक ही कार्बन है जो 3 डिग्री है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन पर एक ही H है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तो आई थिंक बच्चों आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन को चेक करना आ गया, और जितने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं वही होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या। अब देखते हैं एक क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है। आप देखो ये एक संरचना है, मैं इस संरचना को ओवरराइट कर रहा हूँ।
देखो बच्चों, ये एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, ये एक और कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, ये लिखा हुआ है CH3। अब देखो इस कार्बन से अटैच्ड है CH3, इस कार्बन से अटैच्ड है CH3, इस वाले कार्बन से अटैच्ड है CH3, इस वाले कार्बन से अटैच्ड है हाइड्रोजन, यहाँ 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 से अटैच्ड है हाइड्रोजन, और यहाँ से भी अटैच्ड है हाइड्रोजन। तो बच्चों आपने ये संरचना बना के रखी है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं हर एक कार्बन को इंडिकेट करके बताओ। तो कहोगे सर इस वाले कार्बन के पास तो केवल और केवल एक ही तरफ एल्किल ग्रुप है, ये देखो एक ही तरफ एल्किल ग्रुप है, बाकी सब तो क्या है H H और H, H को एल्किल थोड़ी ना मानते हैं। तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया 1 डिग्री, इसको हो गया 1 डिग्री, इसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी को बोलते हैं 1 डिग्री। तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया 1 डिग्री। ठीक है, इस वाले कार्बन को देखो इस वाले कार्बन को देखो तो इसमें एक तरफ तो ये ग्रुप है और दूसरी तरफ ये बड़ा सा ग्रुप है, दो दो तरफ से ग्रुप है। तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखो तो इसमें एक तरफ, दूसरी तरफ और ये तीन तरफ एल्किल ग्रुप है। तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया टर्सरी, टर्सरी को बोलते हैं 3 डिग्री। इस वाले कार्बन को बोलेंगे, इसमें 4 तरफ ग्रुप है। तो देखो एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ और ये 4 तरफ, तो इसको बोलेंगे क्वाटरनरी, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। तो बच्चों और ये वाले वाले कार्बन है किनारे पर वाले हैं, ये सब 1 डिग्री हैं। तो बच्चों आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है और कौन क्वाटरनरी है, ये चीज आपको दिख रही होगी। अब उस पर आपको बैठ के हाइड्रोजन को गिन लेना है। जैसे ये 3H प्राइमरी है, ये 3H प्राइमरी है, ये 3H प्राइमरी है, ये 3H प्राइमरी है, ये 3H प्राइमरी है। तो 3, 6, 9, 12 और 3, 15। तो 15 हाइड्रोजन है प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं 15, 15 है। हम आपसे पूछे सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलोगे बस यही तो CH2 है, बाकी सारे हाइड्रोजन तो टर्सरी है। तो जो सेकेंडरी हाइड्रोजन है वो कितने हैं 2 है। हम आपसे पूछे टर्सरी कितने हैं, तो आप बोलोगे टर्सरी में तो एक ही हाइड्रोजन है और यही वाला कार्बन टर्सरी है। तो टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं 1। क्वाटरनरी कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होते हैं क्योंकि चारों तरफ एल्किल ग्रुप रहते हैं और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो क्वाटरनरी कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन क्या होते हैं और उन पर जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं उन्हें हम प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन कहते हैं। और नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन कैसे पता लगाते हैं ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर निकाल करके दिखाई है। आप इसको अच्छे से ट्राई करके देख लीजिए, इसमें दिक्कत नहीं होगी। सिंपल टॉपिक है और ज़रूरी टॉपिक है, आपको उपयोग करना पड़ेगा। अब बच्चों हम लोग कुछ एल्किल ग्रुप के बारे में सीखते हैं। बच्चों सबसे पहले आप सब बच्चों बताओ, आप लोगों ने सुना है एल्केन, सुना है ना? एल्केन फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है C2H6 जिसको प्रोपेन कहते हैं, तीसरा एग्जाम्पल है C3H8 जिसको हम प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है इथेन, इसका नाम है इथेन और इसका नाम 3 कार्बन की अगर सीधी चेन होगी तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। अब बच्चों आपने क्या काम किया, इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो बच्चों सूत्र क्या बन गया CnH2n+1 और एक बॉन्ड फ्री कर दिया। इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल आएगा CH3, दूसरा एग्जाम्पल आएगा जिसको आप बोलोगे C2H5, तीसरा एग्जाम्पल आएगा जिसको आप बोलोगे C3H7, बॉन्ड फ्री है। इस बच्चों इसको क्या बोलते हो, इसको सिंपली लिख सकते हो एमी, एमी को बोलते हैं मैथिल, इसको क्या बोलते हैं मैथिल या मिथाइल, जो भी आप उच्चारित करना चाहो। इसको बोलते हैं ET,
ET दैट इज एथिल, या फिर इसको बोलते हैं इथाइल, और इसको बोलते हैं प्रोपिल। ठीक है, PR शॉर्ट में लिख सकते हो। तो मेथिल एथिल प्रोपिल आपको समझ में आ रहा होगा। यही कुछ एल्किल ग्रुप यहाँ पर लिख करके दिखाए हुए हैं। आप ध्यान से इन एल्किल ग्रुप को देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बच्चों आप बताओ, इसमें 2 कार्बन का ग्रुप है, सॉरी बच्चों देखो, इसमें 2 कार्बन का ग्रुप है, इसका नाम है इथाइल। इसमें 3 कार्बन का सीधा ग्रुप होता, मान लो ये होता CH3 CH2 एंड CH2, अगर ये होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपिल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपिल। मगर हमारा ये जो ग्रुप है वो इस तरह का है, CH3, दूसरे कार्बन पर एक ग्रुप है इस तरह से। अब बच्चों इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपिल। इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। तो बच्चों इस ग्रुप का नाम याद रखिएगा, इसको क्या पढ़ा जाता है, आइसोप्रोपिल। अब बच्चों यहाँ पर देखो फॉर्मूला है हमारा C4H9। C4H9 से अगर सीधी चेन बन गई तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटिल। अगर मान लो सीधी चेन बनी मगर यहाँ पर इस तरह का ग्रुप आपको डेवलप होता हुआ दिखा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल। और अगर लास्ट से दूसरे कार्बन पर ये मैथिल ग्रुप आ गया तो बच्चों आपको अभी हाल सिखाया, इसको हम आइसो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइसो। तो इसको क्या पढ़ेंगे, आइसो ब्यूटिल। और अगर लास्ट से दूसरे कार्बन पर 2 बार मैथिल आ गया, 1 बार 2 बार, तो बच्चों इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, नियो, या इसी को बोलते हैं टर्सरी। तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल। तो बच्चों 1 कार्बन का बनता है मैथिल, 2 कार्बन का बनता है एथिल, 3 कार्बन में 2 बन सकते हैं नॉर्मल प्रोपिल आइसोप्रोपिल, और 4 कार्बन में 4 तरह से बन सकता है नॉर्मल ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल और टर्सरी ब्यूटिल। अब देखो ये हो गया 4 कार्बन। अगर हम 4 कार्बन से और आगे बढ़े, 5 कार्बन की बात करें तो 5 कार्बन में कई तरह के बन सकते हैं, बट फिलहाल इसका नाम होता है नियोपेंटिल। 5 कार्बन ना, तो नियोपेंटिल इसको पढ़ते हैं। बच्चों इस वाले ग्रुप को ध्यान से समझना, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको पढ़ा जाता है विनाइल। इसको पढ़ा जाता है विनाइल। और अगर इस तरह का ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो इसको पढ़ते हैं बच्चों एलाइल। एलाइल, या कुछ लोग एल भी बोलते हैं। एलाइल ये ग्रुप है, विनाइल ये ग्रुप है। तो बच्चों ये नाम आपको याद रखने हैं, एलाइल, विनाइल, नियोपेंटिल, टर्सरी ब्यूटिल, ये सब ग्रुप है, इनके नाम आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद देखो बच्चों, बेंजीन होता है C6H6। देखो बच्चों ये होता है हमारे पास C6H6, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब इस बेंजीन की संरचना आपकी ये होती है, इसको बोलते हैं बेंजीन। अब इस बेंजीन में से एक H हटा दो, जैसे मीथेन में से एक H हटा दिया था तो मेथिल बन गया था। अगर इसमें से एक H हटाओगे तो क्या बन जाएगा, C6H5। या इसको अपन लोग ऐसे रिंग लगा करके यहाँ पर एक फ्री बॉन्ड बना सकते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं PH। इसको बोलते हैं PH, और इसका नाम होता है फिनाइल। क्या नाम होता है, फेनिल। ठीक है तो बच्चों इसको बोलते हैं फेनिल। फेनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर ये है, इसको हम PH भी कह सकते हैं, इसको हम C6H5 भी कह सकते हैं। इसका नाम होता है फेनिल। अब बच्चों ध्यान से समझना, ये हमारे पास बेंजीन है। अगर इस बेंजीन से हमने CH3 लगा रखा है तो बच्चों इसको पढ़ा जाता है टोलुइन। इसको पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं टोलुइन। अब हमने इस टोलुइन से 3 संरचनाएं डेवलप करी। ये देखो, अगर हमने एक CH2 ऐसे लगा दिया, इसको पढ़ते हैं बेंजिल। इसको क्या पढ़ते हैं, बेंजिल, BENZYL। इसको क्या पढ़ते हैं, बेंजिल। और अगर हमने 2 ग्रुप फ्री कर दिए, 2 ग्रुप फ्री कर दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजल, BENZAL।
बेंजल, दो ग्रुप फ्री कर दिए। देखो एक ग्रुप है और एक और ग्रुप है, दो ग्रुप फ्री कर दिए तो उसको बोलते हैं बेंजल। और अगर तीन ग्रुप फ्री कर दिए, फ्री करने का मतलब है आप कुछ भी अटैच कर सकते हो, बट फिलहाल तीन ग्रुप फ्री हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजो। ठीक है, बेंजल, सॉरी बेंजिल, बेंजल, और लास्ट वाले का नाम क्या हो जाएगा, बेंजो। ये बच्चों ये नाम है बेंजो। तो बच्चों आपने कई सारे नाम यहाँ पर सीखने की कोशिश करी, मैं सारे नाम एक साथ लेके आता हूँ और रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको जल्दी नाम याद हो जाएं। बच्चों अगर एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। दो कार्बन है तो क्या बोलते हैं, इथाइल। तीन कार्बन है तो दो पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल प्रोपेल, आइसोप्रोपेल। चार कार्बन है तो चार पॉसिबिलिटी, नॉर्मल ब्यूटेल, आइसोब्यूटेल, सेकेंडरी ब्यूटेल और टर्सरी ब्यूटेल। पांच कार्बन है तो कई पॉसिबिलिटीज हैं, बट उसमें से फेमस है नियोपेंटल। नियोपेंटल ग्रुप की उपयोगिता बार बार पड़ेगी। उसके बाद अगर हम डबल बॉन्ड पे जाएं तो पहला ग्रुप होता है दो कार्बन वाला विनाइल, तीन कार्बन वाला होता है एलाइल, और अगर बेंजीन से बना हुआ है तो उसको बोलते हैं फेनिल, और अगर टोलुइन से बना हुआ है तो बेंजिल, बेंजल और बेंजो। इस तरह के ये ग्रुप हैं। इन ग्रुपों का बार बार इस्तेमाल होता हुआ आपको दिखेगा। इन सारे ग्रुपों को आप लिख लीजिएगा और लिख करके मेमोराइज करिएगा, बोलिएगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इस्तेमाल होती हुई दिखेंगी। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बात चलते हैं। देखो बच्चों अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नाम। ठीक है, अब बच्चों जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम की स्टडी करेंगे तो बच्चों देखो नाम जो है वो दो तरह के हमको देखने के लिए मिलेंगे। जो नाम होते हैं वो हम लोगों को दो तरह से देखने के लिए मिलते हैं। एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन नेम, या जिसको हम बोलते हैं ट्रिवियल नेम सिस्टम। दूसरा होता है कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम का मतलब है जिस चीज़ से वो प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर नाम हमने रख दिया। जैसे थोड़ी देर के लिए कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा गोरा है तो उसको अपन लोग कहते थे भूरे, तो उसका नाम उसको देख करके रख दिया। तो दैट मीन्स आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के नाम वैसे ही रख दिए जाते हैं जिस तरह की उनकी जेस्चर पोस्चर रहता है, जो उनकी पर्सनालिटी रहती है, उसी बेस पर उसका नामकरण हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग अलग तरीके से हम लोग अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो कुछ कंपाउंड्स के जो नाम हैं वो उनके सोर्स के आधार पर रख दिए जाते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड, एक्चुअली ये फॉर्मिका दैट मीन्स रेड आंट, या कहें तो लाल चींटियों से प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, जो कि इसका कॉमन नेम है। तो बच्चों आपको कॉमन नेम में ज़्यादा उलझना नहीं है, जिसका जो कॉमन नेम है वो आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिक भी सोचना पड़ेगा कि आखिर इसको इस नाम से ही क्यों बुलाया जाता है, और ज़्यादातर केसेस में आपको IUPAC नाम आने चाहिए, क्योंकि जब कोई नाम कॉमन नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको बार बार ऐसे नाम लिखने पड़ते हैं जो नाम आप आसानी से लिख पाओ, याद कर पाओ, और वो नाम होते हैं IUPAC नाम। ठीक है, तो आई थिंक इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, केवल आप ऐसे देखो HCOOH, ये फॉर्मूला लिखा है HCOOH, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। क्यों कहते हैं, ऑब्टेन बाई फॉर्मिका कॉल्ड रेड आंट। ये देखो एसिटिक एसिड इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ऑब्टेन्ड बाई एसिटम, जिसको हम बोलते हैं विनेगर। तो विनेगर से मिलता है जिसको हम एसिटम कहते हैं, और उसी बेस पर हम इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। ये इसके कौन से नाम है बच्चों, ये इसके कौन से नाम है, ये इसके नाम है कॉमन नेम। ठीक है, ये इसके कॉमन नेम है। कॉमन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है बार बार किसकी, IUPAC नाम की। तो हम IUPAC नाम की तरफ आगे बढ़ते हैं और कॉमन नेम भी देखते चलते हैं। फिलहाल चूंकि ये कॉमन नेम पढ़ रहे हैं तो आप देखो, ये एक कार्बन का है CH4 जिसका नाम है, इसको बोलते हैं मीथेन। चार कार्बन की सीधी चेन है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। ये देखो, ये जो कंपाउंड है अगर इसका हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बना है CH3 एंड CH3। बच्चों ये देखो दो कार्बन पर ये वाले ग्रुप को बोलते हैं आइसो, और चार कार्बन है तो उसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। ये कॉमन नेम है। यहाँ देखो CH3 का होल 4 C, CH3 का होल 4 दैट मीन्स CH3C
CH3, CH3 एंड CH3। तो आप बच्चों इसको खुद देखो, इसको बोलते हैं नियो, और 5 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। इसी तरह से बहुत सारे ये नाम दिए हुए हैं, ये सारे नाम कौन से हैं, कॉमन नेम है। ये सब के सब नाम कौन से हैं, कॉमन नेम है। तो आप सभी बच्चों को कॉमन नेम याद रखने हैं। जिसके याद रख पाओ याद कर लो, जिसके नहीं रख पाओ वेट करो। अभी पूरी केमिस्ट्री में आप बार बार हमसे नाम सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नाम याद हो जाएंगे। एक झटके में सारे नाम तो याद नहीं हो सकते हैं। वेट करो, प्रैक्टिस करो, सुनो, और आप अपनी कॉपी पर जब आप लिखोगे तो आपको खुद ब खुद नाम याद होते जाएंगे। तो फिलहाल कॉमन नेम के बारे में आपको बताया कि जिस चीज़ से उसे बनाते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी के आधार पर हम उनके कुछ कॉमन नेम रख देते हैं। उसको बोलते हैं ट्रिवियल नेम सिस्टम, या जिसको कॉमन नेम सिस्टम कहते हैं। और कॉमन नेम केमिस्ट्री में उतने ही उपयोगी है जितने कि IUPAC नाम होते हैं। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और कॉमन नेम की। ये जो कॉमन नेम है ये ऐसे कॉमन नेम है जो उसी कंपाउंड से डिराइव हुए हैं। जैसे 2 मिनट के लिए सोचो, आप बताओ ये 2 कार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। अब आप बताओ ये हमारे पास एसिटिलीन तो था मगर इससे कौन सा ग्रुप अटैच है, मेथिल। तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एसिटिलीन। तो ये कॉमन नेम ही है, IUPAC नाम नहीं है ये देखो ये हमारे पास एसिटिलीन है, इसमें 2 कार्बन की एथिलीन वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, जिसको अभी हाल सिखाया हम इसको बोलते हैं विनाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल एसिटिलीन। तो बच्चों ये भी कॉमन नेम है, ठीक है। अब कॉमन नेम में समस्या ये रहती है कि कॉमन नेम किस बेस पर हम लिख दें कोई गारंटी नहीं है। हम हो सकता है कैसे हम उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, हमारे पास सोर्स कौन सा है, या तो सोर्स के बेस पर हम उसका नाम रख सकते हैं, या हो सकता है कि जो ओरिजिनल हमारे पास कंपाउंड है उसके डेरिवेटिव्स को शो ऑफ करते हुए हम इसके नाम लिख सकते हैं। तो कॉमन नेम में हमारे पास कोई भी बंदिशें नहीं रहती हैं, कोई भी रूल्स नहीं रहते हैं, कोई भी बाउंडेशंस नहीं रहती हैं। तो बहुत सारे कॉमन नेम किसी भी कंपाउंड्स के लिखे जा सकते हैं या हो सकते हैं। बट जब हम कॉमन नेम से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कॉमन नेम हमारे भारत में कुछ अलग बोला जा सकता है, हो सकता है किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में उसका नाम कुछ और हो, कॉमन नेम है, और अमेरिकन कंट्रीज़ में उसका नाम कुछ और हो। तो अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग नाम अलग अलग कंट्रीज़ में प्रचलित होते हैं। मगर जब एक कंट्री वाला दूसरी कंट्री में जाकर के उसी कंपाउंड को सर्च करता है तो कॉमन नेम से तो आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, या ऐसे कॉमन नेम से फाइंड आउट नहीं कर सकते हो जिसका नाम अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सोल्यूशन बनाया कि हम लोग कुछ रूल्स बनाते हैं और उस रूल्स का फॉलो हम लोग उन रूल्स का फॉलो करेंगे, और उसके बेस पर हम किसी भी कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे, और जो भी नाम लिख करके आएगा वही नाम हर एक कंट्री में चलेगा। और हर एक कंट्री में जब वो नाम चलेगा तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपाउंड को सर्च करे किसी भी कंट्री में जा कर के, तो उसका सर्चिंग आसानी से हो जाएगा, उसको कंपाउंड्स को ढूंढने में, उसकी स्टडी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम, या IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। और IUPAC का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और IUPAC संस्था है जो रूल्स बनाती है, और उन रूल्स के बेस पर हम वेरियस कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, और जो नाम हम लिख देते हैं वही नाम वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में वही नाम चलते हैं। और उसको हम बोलते हैं कि ये एक कॉमन सिस्टम है। कोई भी व्यक्ति IUPAC नाम लिख करके उस कंपाउंड्स के बारे में बात करे तो किसी भी कंट्री का कोई भी पर्सन जो केमिस्ट्री जानता होगा वो उस कंपाउंड्स को समझ जाएगा और उसके गुणों के बारे में बात करना शुरू कर देगा। फिर भले ही उस कंपाउंड का नाम किसी दूसरे देश में कोई कुछ और हो सकता है, किसी तीसरे देश में कुछ और हो सकता है, बट IUPAC के बाद उसका जो स्टडी है वो हर एक व्यक्ति के लिए जानना आसान हो जाता है। तो आई थिंक आपको IUPAC की कुछ एक बातें जानकारी मिल गई होगी, और यही सब इसमें लिखा हुआ है।
तो कॉमन इन सिस्टम के बाद अब हम लोग बात करते हैं IUPAC नाम की। बच्चों IUPAC नाम जब भी हम लिखते हैं तो IUPAC नाम लिखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, हम उस फॉर्मेट पर चलते हैं। आप सभी बच्चों ने लोअर क्लास में इस फॉर्मेट को पढ़ा होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड के पहले हम लोग जो लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के बाद में या रूट वर्ड के बाद में जो लगाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लोग जोड़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स। बच्चों ये हमारा एक पूरा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से हम किसी भी IUPAC कंपाउंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हम ढूंढते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम नंबर में कवर हो जाए, तो हम ऐसे लंबी से लंबी चेन का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, और उसमें जितने कार्बन होते हैं वहाँ से हमको मिलता है रूट वर्ड। और रूट वर्ड के पहले जो टर्म्स लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और उसके बाद में जो लगते हैं वो होते हैं प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद होते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरीके का हमारा IUPAC का फॉर्मेट होता है, और इसी फॉर्मेट पर हम IUPAC नाम लिखते हैं। तो आइए उन्हीं IUPAC नाम के लिए सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं रूट वर्ड की। रूट वर्ड आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम से। देखो लिखा है रूट वर्ड आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। जो आपकी पेरेंट चेन होती है उसमें जितने कार्बन होते हैं वहाँ से रूट वर्ड निकलता है। अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 8 के बाद अगर हम बात करें 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 का अनडेक, 12 का डू डेक, इसी तरह से 19 का नॉन डेक, और 20 का होता है आइकोस। ठीक है, तो बच्चों ये हमने 20 तक के रूट वर्ड्स आपको बताए हैं। इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, 10, 11, 12, 15 तक आपको रूट वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें अगर आपको IUPAC नाम लिखना भी पड़ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 कार्बन, 15 कार्बन तक ही चेन बनती है, और उससे ज़्यादा कार्बन की चेन जनरली पेपर में नहीं पूछी जाती है। आपको सीखना है वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं रूट वर्ड। तो बच्चों आई थिंक आपको रूट वर्ड समझ में आ गया होगा कि रूट वर्ड आते हैं काहे से, पेरेंट चेन में जितने कार्बन होते हैं उससे निकल के आते हैं हमारे रूट वर्ड। अब देखते हैं बच्चों रूट वर्ड के बाद, देखो ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। इस बड़े से स्ट्रक्चर में आप मेन चीज़ देखो जो मैंने अभी हाल सिखाई है। देखो बच्चों पहले क्या लिखा हुआ है, सॉरी, ये जो आपका बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इस बड़े से स्ट्रक्चर में आप देखो क्या क्या चीज़ें इसमें नोटिंग करने वाली हैं। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या लिखा हुआ है, लिखा है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। जितने कार्बन की चेन होती है वहां से क्या आता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड के पहले क्या लिखा है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पोजीशन और लोकेशन इन पेरेंट चेन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनो, थोड़ी सी चीज़ और बता दें। ये होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होते हैं एन, ईन और आयन। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो ईन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन। और जो सेकेंडरी सफिक्स होता है इट कम्स फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो बच्चों आपको कुल किसी भी कंपाउंड का अगर IUPAC नाम लिखना है तो आपको 4 चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। आपको ढूंढना पड़ेगा कि चेन कितने कार्बन की है, उससे निकल आएगा रूट वर्ड। आपको ढूंढना पड़ेगा उसमें चेन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन। अगर बीच में एक भी डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ईन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा आयन। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि एन, ईन, आयन के अलावा क्या उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है
अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप से हमको क्या मिलने वाला है, सेकेंडरी सफिक्स। तो रूट वर्ड मिलेगा पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो मैक्सिमम होंगे वहां से मिलेगी रूट वर्ड। अगर उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वहां से मिलेगा प्राइमरी सफिक्स, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वहां से मिलेगा सेकेंडरी सफिक्स। और जो कुछ भी छूट गया, जो कुछ भी छूट गया उससे क्या मिलेगा, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स को हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाते हैं पोजीशन के क्रम में। किसकी पोजीशन, किस पोजीशन पे कौन सा प्रीफिक्स लगा हुआ है वो हम पोजीशन को साथ में इंडिकेट करेंगे। ये हमारा IUPAC का फॉर्मेट होता है और इस फॉर्मेट से हम IUPAC नाम को लिखते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखो, आपको खुद ही पता चलेगा। ये देखो, ये लिखा है COOH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, CH, CH3 और यहाँ लिखा है Cl। बच्चों देखो ये एक COOH है। COOH को आप सभी लोग जानते हो, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है। ये नंबरिंग वहाँ 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो बच्चों आप देखो 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो हमारा जो रूट वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, हेक्स। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। आप बताओ बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्स 2 इन। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है ना, तो 2 इन। इन क्यों आया, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स एन होता है, इन होता है या आयन होता है। चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए इसको बोलेंगे हेक्स 2 इन। अब बच्चों ये COOH है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और इस COOH से जो सेकेंडरी सफिक्स आता है वो आता है ओइक एसिड। कैसे पता चला अभी हम आगे बताएंगे, बट 2 मिनट के लिए आप इसको याद कर लो। इसको क्या बोलेंगे, 2 इन, आगे लिखेंगे 1 ओइक एसिड। ये इसका सेकेंडरी सफिक्स है। ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। और हेक्स क्या है, ये रूट वर्ड है। अब छूट क्या गया, तो कहोगे सर छूट गया Cl, इसको बोलते हैं क्लोरो। ये छूट गया CH3, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्लोरो कहां पर है, 3 नंबर पर। क्लोरो स्टार्ट फ्रॉम C से शुरुआत होती है। मैथिल स्टार्ट फ्रॉम M। तो आप बताओ ABCD में कौन पहले आता है, C पहले आता है ना। और क्लोरो कहाँ लगा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है, तो उसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। अब बताओ 5 नंबर पर लगा हुआ है मैथिल, तो 3 क्लोरो 5 मैथिल। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीफिक्स। इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। तो बच्चों ये प्रीफिक्स है, ये रूट वर्ड है, ये प्राइमरी सफिक्स है और ये सेकेंडरी सफिक्स है। तो बच्चों इसका नाम हो गया 3 क्लोरो 5 मेथिल हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड। ये इसका IUPAC नाम है। मैं आपको अभी IUPAC नहीं सिखा रहा हूँ, IUPAC पर हम काफ़ी विस्तार से इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, बट मैं आपको केवल इतना सा बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि इसका IUPAC नाम लिखो, तो आपको IUPAC नाम लिखने के लिए 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। आपको पहले देखना होगा कि हमारे इस दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप पहले देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप जब हमें मिल जाता है तब हम उस फंक्शनल ग्रुप को मेन ग्रुप मानते हुए हम कार्बन की चेन चुनते हैं। कार्बन की चेन कैसे चुनी जाती है हम आगे बात कर रहे हैं, बट जितनी कार्बन की लंबी से लंबी चेन चुन सकते हो आप वो चुनते हो। और जब कार्बन की लंबी श्रृंखला आप चुन लेते हो वहाँ से निकलता है रूट वर्ड। रूट वर्ड में 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 10 कार्बन होगा तो डेक। इस तरह से हम रूट वर्ड लिखते हैं। अब उसी कार्बन की जो चेन है उसमें देखो कि क्या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। ये हमारा प्राइमरी सफिक्स कहलाएगा। और वो जो फंक्शनल ग्रुप चुना हुआ था वहां से आएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो 3 चीजें तो खटाखट मिल गई, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब चेन बनाने के बाद, नंबरिंग करने के बाद जो कुछ भी छूट गया उससे आएगा प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स जब आता है तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकली लिखते हैं। ABCD में जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे,
ABCD में जो बाद में आएगा उसको हम बाद में लिखेंगे, और प्रीफिक्स लिखते समय हम वो नंबर भी इंडिकेट करते हैं कि ये प्रीफिक्स किस ग्रुप का है और ये ग्रुप कहाँ लगा हुआ है। इस तरह से प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, अगर हमें चारों चीज़ें पता लग गई तो इन चारों चीज़ों को हम क्रम में उठाकर लिख देते हैं और इस तरह से हमारा IUPAC नाम तैयार हो जाता है। तो बच्चों, IUPAC नाम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने आपको यहाँ बताने की कोशिश करी है। आप सब बच्चों को इतने में दिक्कत नहीं होगी, इतनी मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो थोड़ा सा और स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला रूल है, देखो लिखा है रूल फॉर राइटिंग IUPAC नेम ऑफ ब्रांच्ड एल्केन्स। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बता दें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ब्रांचिंग। इट शुड बी स्ट्रेट लाइन और जिगजैग और साइक्लिक बट नॉट कॉम्प्लेक्स टाइप। देखो बच्चों, जो भी रूल्स लिखे हुए हैं आप रूल्स में उलझो नहीं। अगर आपने रूल्स में उलझना सीख लिया तो आप फिर कभी भी IUPAC नहीं सीख पाओगे। आपको IUPAC अगर सीखनी है तो ये आएगी आपकी प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप डाउट्स लेके आओगे, उतना ज़्यादा डाउट्स आपका टीचर आपको क्लियर करेगा, मैं उतने ही डाउट्स आपके क्लियर करूँगा और आपको IUPAC बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगी। बच्चों, हम IUPAC अकेला हमारा टॉपिक नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा एक एक करके IUPAC पर नहीं जाऊंगा। रीज़न, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, कम समय है और हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें आउटपुट निकालनी है। इसलिए हम उतनी सारी चीज़ों को इस तरीके से पढ़ेंगे कि मैं पढ़ा तो आपको सब दूंगा, मगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वाले पार्ट्स पर हम अपने समय को रोक कर नहीं रख पाएंगे। उसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे बच्चों, हमारे पास ये है, अब इसमें तो कहोगे सर इसमें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन की सीधी चेन है। तो 6 कार्बन की सीधी चेन है तो इसको बोलेंगे हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्सेन। तो इसका कॉमन नेम क्या, IUPAC नाम क्या हो गया? हेक्सेन। ठीक है। अब जैसे अगले वाले स्ट्रक्चर में ये देखो, ये देखो, ये संरचना है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाई देने लगेगी। ये देखो, ये एक संरचना है हमने बनाई हुई है। हमने कहा इसका IUPAC नाम लिखो, तो आपने कहा ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है और ये 6 कार्बन है। 6 कार्बन की चेन है। अब बच्चों खुद बताओ, 6 कार्बन की चेन में ये जो छूट गया ये साइड चेन है, ये जो छूट गया ये भी साइड चेन है। इस साइड चेन का नाम क्या है? मैथिल। इसका भी नाम क्या है? मैथिल। अब इसका अगर हम नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। 2 नंबर पर और 3 नंबर पर मैथिल है तो उसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मैथिल। 2,3 डाई मैथिल। 6 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है, उसको क्या बोलेंगे? हेक्सेन। तो इसका IUPAC नाम हो गया 2,3 डाई मैथिल हेक्सेन। बच्चों एक और हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं दोबारा से यहाँ थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2, इसका लिखा हुआ है होल 4 और लिखा है कार्बन। तो बच्चों ये देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन पर आपने ये वाला ग्रुप 4 बार लगा दिया। देखो, ये एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। 4 बार ग्रुप हमने इसको लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आप बना दीजिएगा। तो ये बच्चों हमने 4 बार ग्रुप बना करके लगा करके रखा हुआ है। ठीक है, ये ग्रुप हमने 4 बार लगा करके रखा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है। अब हमने कहा इसका IUPAC नाम बताओ। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि 4 बार आपको मैं दिखाना चाहता था, दिखा दिया। अब हमारा टारगेट है कि इसका IUPAC नाम आपको लिख करके बताना है। और IUPAC नाम कैसे हम लिखेंगे उसके लिए सोच के देखो। देखो बच्चों, ये कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। 7 कार्बन से बड़ी चेन नहीं मिलेगी। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, चाहे ऐसे गिन लो।
1 2 3 4 5 6 7, चाहे ऐसे गिन लो, कैसे भी गिन लो आप। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं? 7। और जब 7 कार्बन दिख रहे हैं तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 7। और 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्ट। क्या बोलते हैं? हेप्ट। अब बच्चों हेप्ट के बाद डबल बॉन्ड देखो कहाँ पर है, तो कहोगे सर 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर नहीं है, 3 पर नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, 6 पर है। देखो तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है? एक तो 6 पर है और एक 1 पर है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टा। ए लगा देते हैं आगे, हेप्टा। 1,6 2 बार है तो क्या बोलेंगे? डाईईन। 2 बार ईन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हेप्टा 1,6 डाईईन। अब बच्चों ये जो ग्रुप हमारा छूट गया, इस ग्रुप से हमारा आ जाएगा प्रीफिक्स। ये ग्रुप से हमारा क्या आ जाएगा? प्रीफिक्स। अब बच्चों इसका जो प्रीफिक्स है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप है, इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपिनिल। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपिनिल 4 नंबर पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 4,4, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 मेथिल प्रोपिनिल और बाकी का नाम लिखा हुआ है। तो बच्चों इसका जो नाम है, अगर हम IUPAC नाम लिखें तो इसका IUPAC नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका नाम हम लोग लिखेंगे IUPAC नाम, देखो इसका नाम पहले देखो 1 2 3, ये है 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा, 4 नंबर पर ग्रुप है ना, तो 4,4। अब ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप है तो उसको बोलेंगे 2 मेथिल प्रोपिनिल। अब देखो ये 6 पर और 2 पर 2 मेथिल भी है। ठीक है, तो पहले बेटा मेथिल लिखना चाहिए आपको। ठीक है, ये मेथिल है और ये 3 कार्बन से बना हुआ है तो प्रोपिनिल है। ये 3 कार्बन का है तो पी से शुरू हो रहा है, ये एम से शुरू हो रहा है तो एम पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2,6 डाई मेथिल। 2,6 डाई मेथिल 4,4 2 मेथिल प्रोपिनिल। 7 कार्बन की चेन है, हेप्टा 1,6 डाई इन। बच्चों ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इस तरह से आपको IUPAC नाम लिखना आना चाहिए। अभी और पढ़ा रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक्चुअली यहाँ IUPAC नाम लिखना ज़रूरी नहीं था, यहाँ बस केवल इतना सिखाना था कि हम रूट वर्ड कैसे चुनते हैं। तो आपने केवल ये देखा कि जो सबसे लंबी चेन है उसमें कितने कार्बन हैं, वह हमको रूट वर्ड के बारे में जानकारी देगा। IUPAC नाम आपसे नहीं पूछा गया था और अभी इतनी जल्दी इतने कॉम्प्लिकेटेड IUPAC नाम में आपको नहीं उलझना है, थोड़ा सा वेट करना है। अभी IUPAC में हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको खुद ब खुद ये नाम निकालने आ जाएंगे। खैर, अगर आपको पहले से IUPAC आती है तो आपको ये नाम समझ में आ गया होगा, और इन केस अगर आपने पहले IUPAC इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी है और अगर आपको ये नाम समझ में नहीं आया है तो वेट करो, हम आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी और आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं इसको मेमोराइज़ कीजिएगा, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इसको लिखिएगा। जब तक आप लिख करके अपने नोट्स को अप टू द मार्क नहीं करते हो, घर पर रिवीजन नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी। हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, इसलिए बनी बनाई स्लाइड्स हमने सीधी उठाई है और आपको समझा दिया है। आप इसको जब तक अपनी हैंड राइटिंग में नोट नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। मैंने कोशिश करी है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊँ। अगर मैं इस प्रयास में सफल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरा प्रयास अभी जारी रहेगा। आप अपने डाउट्स जो भी हैं वो कमेंट्स में पूछिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट्स का उत्तर दे पाऊँ और आगे के टॉपिक को और सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश रहेगी मेरी।
सभी बच्चे क्रम से वीडियो में जुड़े रहेंगे और इस पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे। ये पूरी सीरीज़ आपके काम की है और आपको बहुत मदद करने वाली है। तो सभी बच्चों से यही उम्मीद रहेगी कि वो अगली क्लास में इसके आगे की चीज़ पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।